हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे डेली डिस्पैच से ऑलमोस्ट जो है 43 से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आए हैं। तो जो ब्लैक स्वान समिट है हमने डिस्कस करा था 14 फरवरी के डेली डिस्पैच के अंदर। तो ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड हमने डिस्कस करा था 2 मई 2025 को। तो ये जो पंचमित्रा वाला है ये हमने डेली डिस्पैच के अंदर डिस्कस करा था 30 अक्टूबर 2025 के। ये हमने डिस्कस करा था 23 दिसंबर 2025 के। ये है हमारा कौन सी डेट का, ये हमारा 6 अप्रैल 2026 का। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा था 16 अप्रैल 2026 को। ये हमारा सेक्शनल टेक्स्ट से आ रखा है, सेक्शनल टेक्स्ट का इकोनॉमिक्स का 102 नंबर क्वेश्चन। और ये जो है हमने डिस्कस करा था हमारे सेक्शनल टेस्ट के सेक्शनल टेस्ट, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये नीचे आ गया। सेक्शनल टेस्ट के इससे 12 नंबर में ह्यूज अमाउंट की, एक 10 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, बट 43 इज अ ह्यूज अमाउंट जो डायरेक्टली जो हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे अभ्यास मंथन जो टेस्ट सीरीज थी उससे, 10 डेज टेस्ट सीरीज थी उससे, हमारा डेली डिस्पैच है उससे आ रखा है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना हेमंत सर, और मैं यहाँ पे एक चीज़ अपने दिल से कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि जो हमारी डेली डिस्पैच, जो हमारा करंट अफेयर की जो वीडियोस थी, ऑलमोस्ट जो है 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचने वाली है। एंड जो हमारा 10 डेज चैलेंज था उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों ने, CFF वाले बच्चों ने भारी मात्रा में कहूँगा कि पार्टिसिपेट किया, एंड अभ्यास लेखन को भी सराहा, अभ्यास मंथन को भी सराहा। और उसी का रिजल्ट है कि जो CAPF 2026 का जो पेपर हुआ था, हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे डेली डिस्पैच से ऑलमोस्ट जो है 43 से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आए हैं। उन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि जो 2027 की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, उसको एटलीस्ट आइडिया हो कि 2026 का पेपर कैसा था और कैसे जो है उसको टैकल किया जा सकता है। सो एक बार दोबारे मैं अपने दिल से जो है आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये आप सभी बच्चों का प्यार है जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर पाता हूँ और आप बच्चों को कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा पाता हूँ। और वही जो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कचरा कभी प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, करवाऊंगा तो हमेशा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, और वही प्रोवाइड कराया, और उसी का रिजल्ट ये 43 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है CAPF के अंदर डायरेक्टली जो है हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे डेली डिस्पैच से आया है। और यही मैं कहूँगा कि CAPF की जर्नी में ये पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि ऑलमोस्ट 43 से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही सोर्स से आ रखा है, वो भी UPSC के एग्जाम में, जो अपने आप में ही एक जो है बहुत बड़ी बात है कि 43 क्वेश्चंस, इट इज़ लाइक ह्यूज अमाउंट की, एक 10 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, बट 43 इज़ अ ह्यूज अमाउंट जो डायरेक्टली जो हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे अभ्यास मंथन जो टेस्ट सीरीज थी उससे, 10 डेज टेस्ट सीरीज थी उससे, हमारा डेली डिस्पैच है उससे आ रखा है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। दिल से तुम्हारा शुक्रिया है कि यू लाइक बिलीव ऑन मी, और उसी का रिजल्ट है कि हमने कुछ करके दिखाया, राइट। तो चलो अब डिस्कशन करते हैं अपना। 43 क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे आई थी, ताकि जो हमारी आगे की जो जर्नी होने वाली है, हमारी आगे की जो डायरेक्शन होने वाली है फॉर 2027, वो इसी डायरेक्शन में कुछ रहे। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज होता हुआ देखने को मिला है हमारे 2026 के पेपर में। इसको हम प्रॉपर अच्छी तरह से एक वीडियो डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्या क्या चीज़ अब पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें थोड़ी सी अप्रोच जो है अपने चेंज करने की ज़रूरत है। बस इस वीडियो में हम देखते हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हैं जो हमारे स्पेशली हमारे यहाँ से आई है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें बच्चों। 43 प्लस क्वेश्चंस डेफिनेटली इज अ वेरी ह्यूज नंबर। सो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, आपको याद होगा हमने जो देखा था वन शॉट के अंदर भी इसको देखा था, हमने डेली डिस्पैच के अंदर भी इसको देखा था, ब्लैक स्वान समिट। ठीक है, तो जो ब्लैक स्वान समिट है हमने डिस्कस करा था 14 फरवरी के डेली डिस्पैच के अंदर। तो 14 फरवरी के डेली डिस्पैच के अंदर ये जो ब्लैक स्वान समिट था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा प्लस ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी नेटवर्क। बट यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में बोल रखा है कि उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, दोनों ने मिलकर करा। नो, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहला हमारा गलत हो गया, ठीक है, पहला गलत हो गया और हमारा सी गलत हो गया, मतलब ये जो बच्चा है इसका क्वेश्चन गलत है ये। सेकंड क्वेश्चन है, इट वाज ऑर्गेनाइज अंडर द भारत नेत्रा इनिशिएटिव। तो इसी के अंदर हम नीचे की तरफ देखेंगे, उड़ीसा भारत नेत्रा इनिशिएटिव, इसी के अंदर ये जो है हमारा ऑर्गेनाइज किया गया था ब्लैक स्वान समिट। हमारी राष्ट्रपति जी ने भी इसके अंदर शिरकत करी थी। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, 2 ओनली। ठीक है, तो हमारा डायरेक्टली कहाँ से आ रखा है, हमारे डेली डिस्पैच से 14 फरवरी के। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ये एक्सरसाइजेज। 3 एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, एक हो गया लैमित्ते हो गया, 10 लिख हो गया, साइक्लोन 4 हो गया। और ये सारी जो एक्सरसाइजेज है ये अलग अलग दिन में हमने अपने डेली डिस्पैच में डिस्कस करा था। एक दिन 12 मार्च आया था, उसके अंदर ये जो आपका लैमित्ते एक्सरसाइज हो गया ये था, शीशल के साथ हुई थी। दूसरा आया था 13 अप्रैल को जो कि उज्बेकिस्तान के साथ हुई थी। तीसरा आया था 10 अप्रैल को जो कि हमारा
ये लास्ट वाला है, ये साइक्लोन 4 जो हमने शायद इजिप्ट के साथ करी थी, हाँ बिल्कुल इजिप्ट के साथ करी थी। तो ये सारी चीज आई थी। तो इसका आंसर अगर हम अपने डेली डिस्पैच से जाएं तो इसका आंसर हो गया सिर्फ वन ओनली, मतलब इसका आंसर है डी। ठीक है, तो अपना आंसर भी थोड़ा सा मैच करते रहना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये, मुंडियाल डू क्वांजो डू ब्राजील 2026। ठीक है, ये हमने डेली डिस्पैच में डिस्कस करा था 25 अप्रैल के। ठीक है, तो ये डेफिनेटली चीज और डेयरी कंपटीशन था और 4 मेडल जो है हमने जीते थे। वही दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है सेम की सेम। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे क्या, बोथ 1 एंड 2, मतलब सी हमारा आंसर हो गया। तो देख लो कि अगर डेली डिस्पैच के साथ आप कंटिन्यू रहते हो डेली डेली, काफी सारे बच्चे हैं जैसे रिहान हो गया, कुणाल हो गया, ऐसे सारे बच्चे हैं और डेली डिस्पैच के साथ कंटिन्यू रहते हैं, दे वर ग्रेटली बेनिफिटेड भाई डेली डिस्पैच जो हेमंत्रा का फ्री इनिशिएटिव है, CAPF और जितने भी अदर अच्छे अच्छे एग्जाम है उनकी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे आप इसका प्रूफ भी धीरे धीरे मिल रहा है, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड हमने डिस्कस करा था 2 मई 2025 को। तो देखो कि 2 मई 2025, क्योंकि इस बारे CAPF वाले पेपर में 2026 में थोड़ा सा पीछे की डेट का भी जो है करंट अफेयर पूछा गया है। बट देयर इज नो नीड टू वरी, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कहीं 2-2 साल के करंट अफेयर पढ़ने लगो, 2 से 3 क्वेश्चन है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं है। इसको भी हम बहुत बारीकी से इसके ट्रेंड को एनालाइज करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑरेंज इकोनॉमी। तो ये हमने काफ़ी बार डिस्कस भी करा था एडिटोरियल्स वगैरह में भी, और वैसे भी जब भी हम डिस्कशन करते थे तो मैं बोल देता ऑरेंज इकोनॉमी क्या क्रिएटिव इकोनॉमी टाइप की है। तो ए आंसर है, और यही चीज़ डायरेक्टली यहाँ पे दे रखी है। देखो डायरेक्टली इसी, ये जो हमारा 2 मई 2025 का डेली डिस्पैच था उसके अंदर जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है एज इट इज स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है एज इट इज। तो ये एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। आगे चलें, आगे है हमारा पंचमित्रा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि पंचमित्रा का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, पंचमित्रा का कौन सा पार्ट नहीं है। तो ये जो पंचमित्रा वाला है ये हमने डेली डिस्पैच के अंदर डिस्कस करा था 30 अक्टूबर 2025 के, जिसके अंदर पहला ही था अचीव नेट जीरो एमिशन 2070। और इससे मुझे एक चीज और याद आती है कि हमने CDS का पेपर भी डिस्कस करा था, और CDS के पेपर में भी एक जो हमारा स्टूडेंट है रिहान, वो गलत करके आया था, 2070 था। और यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे उन्होंने 2047 दे दी 2070 की जगह, और ये जो बच्चा था ये भी गलत करके आ गया। इसका आंसर है बी, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचमित्रा। ये 2070 तक हमें नेट जीरो लेना है। ठीक है, सो थोड़ा सा अवेयर भी रहना है, थोड़ा सा खेल जाते हैं लैंग्वेज के साथ। उसके बाद आगे चले, अन्न चक्रा। अन्न चक्रा ये भी हमने डिस्कस करा था। अन्न चक्रा का ये था 28 जनवरी 2025 के हमारे, ये 2025 नहीं है 2026 है, क्योंकि दिसंबर से हम जनवरी के अंदर एंटर हुए थे, तो पूरे महीने जो है मैंने 25 को चेंज करना ही भूल गया था। तो इट वाज 2026 का जनवरी का, 28 जनवरी 2026 का। अन्न चक्रा ये बेसिकली ये PDS डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। सो ये जो कोलैबोरेशन हुआ था ये हुआ था IIT दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये हमारा वर्ल्ड नेशनल, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, यूनाइटेड नेशन वाला। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ किसने कोलैबोरेट करा था? सो IIT दिल्ली ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या हमारा डी। सिंपल है क्वेश्चन एकदम, और आया है हमारे डेली डिस्पैच से। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट फिर है ये विकसित भारत जी राम जी वाला एक्ट। ये हमने डिस्कस करा था 23 दिसंबर 2025 के। इसके अंदर 4 प्रायोरिटी एरिया है, उसी से रिलेटेड लिंक है इनकी एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई है। दूसरा विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक के बारे में पूछा गया है। तो ये दोनों चीज इसी के अंदर आ रखी थी हमारे 23 दिसंबर वाले PIB में। तो इसका आंसर हो गया डेफिनेटली सी। ठीक है, बोथ 1 एंड 2। और ये बच्चा भी ये भी गलत लगा के आया हुआ है, तो थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत होती है। तीसरा उसके बाद है, ये कौन से नंबर का चल रहा है ये मेरे को आइडिया नहीं है, बट टोटल हमारे पास 43 है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करे हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पे लेके नहीं आए, क्योंकि वो 45-46 कुछ क्वेश्चन पहुंच रहे हैं जो डायरेक्टली जो है हमारे टेस्ट सीरीज और डायरेक्टली जो है हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है हमारा संथाली लैंग्वेज से रिलेटेड। आपको याद होगा ओल्ड चिकी के अंदर जो है स्क्रिप्ट के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ गया था, और ये हमने डिस्कस भी करा था। ये शायद वन शॉट में भी डिस्कस करा था, और डेली डिस्पैच में तो करा ही था। तो यही चीज यहाँ पे पूछ रखा है। तो दोनों का आंसर यहाँ पे ये, अब यहाँ पे बोल रखा है
कि 200 ईयर्स सेलिब्रेट करें हैं किसको, संथाली लैंग्वेज को। तो देखो यहाँ पे 200 ईयर पे ऐसा कुछ होता नहीं है कि 50 ईयर सेलिब्रेट करें तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 10 साल पास हो गए सेलिब्रेट कर रहे हैं, 200 साल पास हो गए, 100 साल का कुछ एक एक जो है आंकड़ा, और कह लिए 100 साल का कुछ एक लॉजिक भी बनता है। तो यही चीज यहाँ पे है कि सेलिब्रेटिंग सेंचुरी ऑफ ओल्ड चेकी स्क्रिप्ट, और यही यहाँ पे पूछ गया, ये कह रहा है 2 सेंचुरी, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आ गई। तो मतलब डेली डिस्पैच से डायरेक्टली जो है हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा ये वाला रिन्यूएबल एनर्जी वाला। नेक्स्ट कौन सा हमारा, रिन्यूएबल एनर्जी वाला। तो ये चीज रिन्यूएबल एनर्जी की जो रैंकिंग है, ठीक है, यही है ना, रिन्यूएबल एनर्जी की रैंकिंग जो है, ये हमने डिस्कस करी थी 10 अप्रैल 2026 के हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन के अंदर। तो इसी के अंदर ये पहली रैंकिंग में बता रखा था कि इंडिया की जो रैंक है थर्ड है ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में। और जो पहला स्टेटमेंट है वो भी यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 जो कि ये वाला डिस्कस कर रहा है, इसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है ग्लोबली, डेफिनेटली यस सही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है ये थोड़ा पीआईबी के अंदर जाके पूछ रखी है कि फोर्थ ग्लोबली है इन टर्म ऑफ विंड टर्बाइन कैपेसिटी। तो यस हमारी जो है फोर्थ ही है ग्लोबली विंड टर्बाइन कैपेसिटी के अंदर। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ तो अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही लिख रखा है यहाँ पे कि हमारी जो रैंकिंग है वो कितनी है, दिख रहा है इधर क्या, ये फोर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या हमारा, सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, आ कहाँ से रखा है, हमारे डेली डिस्पैच से। उसके बाद ये जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दे आर कमिंग फ्रॉम हमार टेस्ट सीरीज। तो हमारी जो अभी जो टेस्ट सीरीज है वो 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए अभ्यास मंथन, जो एक कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज है, जैसे 2026 की टेस्ट सीरीज थी सेम वैसे ही पैटर्न पे कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एंड फॉर पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 के अंदर भी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर भी इस साल भी ऑलमोस्ट सारा जो सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा था हमारे अभ्यास लेखन के अंदर। तो अभ्यास लेखन भी इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये सारी चीज जो है आप देख सकते हैं। अगर पेपर 2 और पेपर 1 के अंदर अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो 2027 की प्रिपरेशन करने दे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम डे 1। ठीक है, सो डे 1 यही डे 1 है हमारा, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस को हॉलिस्टिकली कवर करेंगे इन दोनों चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा अगर करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल अप टू यू, बट ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। देन चलते हैं, अगर ज़रूरत लगे तो कर सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रैंकिंग सेम वाला जो हमने देखा था अभी, रिन्यूएबल एनर्जी रैंकिंग थर्ड ग्लोबली वाला। इसी पीआईबी से एक क्वेश्चन और सॉल्व हो रहा है। कैसे सॉल्व हो रहा है, देखो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या इनमें से कौन सा जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, हमें यहाँ फॉसिल फ्यूल तो हम ऑलरेडी काट सकते हैं, इट इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, तो पहला काट दिया तो ये कट गया। अब इसके बाद हमें पता है हाइड्रो पावर है। ठीक है, हमें पता है, वी नो दैट हाइड्रो पावर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। तो हाइड्रो पावर है तो दूसरा भी कट गया। अब इसके बाद तीसरे और चौथे में लड़ाई है कि या तो यूरेनियम होगा या तो बायोफ्यूल होगा। अब बायो में बायो आ रहा है तो इट सीम्स लाइक कि हाँ शायद रिन्यूएबल हो सकता है, बट ये यूरेनियम है, ये भी कहीं ना कहीं हम इसको उसमें काउंट करते हैं हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल वेस्ट एनर्जी में। तो देखो यहाँ पे जब हमने डिस्कस करा था, आपको याद होगा, जो बच्चा डेली डिस्पैच देखता है उसको याद होगा, मैंने बोला था वहां पे, मैंने क्वेश्चन करा था कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है डज इट अ रिन्यूएबल एनर्जी, क्या कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये रिन्यूएबल एनर्जी है? नहीं है। क्यों? तभी तो यहाँ पे 2 दे रखे हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमारी है 283.64 गीगावाट, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो है हमारी 27.68 गीगावाट। तो ये डिफरेंस कैसे आया? रिन्यूएबल एनर्जी अगर ये सारी होती तो ये तो दोनों बराबर होनी चाहिए थी, राइट? यही चीज मैंने डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूल है या कह लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी है, इट इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? सो यहाँ पे यूरेनियम नहीं है, यहाँ पे है हमारा बायो। तो हमारा आंसर हो गया क्या, डी। थोड़ा सा हमारे डिस्कशन के अंदर जो लॉजिक होता है उसको भी समझने की जरूरत होती है कि उससे भी काफी सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, हाँ ये देखो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड आया है। देखो देखो कैसे जो है हमारा डेली डिस्पैच डिस्कशन जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में मदद करता है। वो सारी चीजें यहाँ पे पता चलेगी, क्योंकि डेली डिस्पैच डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है,
सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रखा है बायो कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ चीज है और हमें नहीं पता क्या चीज है, ठीक है। अब देखते हैं, और ये मैंने डिस्कस करा था, याद होगा, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब याद आएगा। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेट सपोज करो आप बीमार हो गए हो, आप डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ठीक है, आप बीमार हो गए एंड यू आर गोइंग टू डॉक्टर, वहां ट्रीटमेंट करवा रहे हो। अब जब वहां ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो ये कौन सा ट्रीटमेंट होगा, ये है एक्स सीटू। लेकिन अगर डॉक्टर आपके घर में आ रहा है एंड देन ही इज ट्रीटिंग यू, देन ये कौन सा ट्रीटमेंट होगा, इन सीतू। सो ये है एक्स सीतू, आप जाके करवा रहे हो, इन सीतू वो आके कर रहा है। समझ आ गया? अब देखो, यही चीज मैंने आपको डेली डिस्पैच डिस्कशन कौन सी तारीख का, 10 मार्च वाला, 10 मार्च को यही समझाया था इन दोनों के एग्जाम्पल के साथ। अब यहां पे आ जाओ, अब ये बोल रहा है इन सीतू कंजर्वेशन, मतलब डॉक्टर आपके घर के अंदर आके ट्रीटमेंट करेगा। अब यहाँ पे आपके केस में आपकी जगह कौन है, यहाँ पे है एनिमल, ठीक है, एनिमल स्पीशीज है। सो इन सीतू कंजर्वेशन रेफर टू कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब नेचुरल हैबिटेट मतलब क्या, उसके रिजर्व के अंदर, उसका जो घर है, जंगल है, उसके अंदर जाके ट्रीटमेंट कर रहा है, तो घर में जाके कर रहा है, राइट। सो घर में जाके कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, तो दो तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए। अब तीसरा गलत है, इसका मतलब अब देखने की जरूरत भी नहीं है तीसरे को, वैसे देख लेते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इन सीतू। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब कि उसको पिंजरे में, जैसे कि जू के अंदर ले जाके ब्रीडिंग करवाते हैं, तो क्या ये इन सीतू है? अरे जू के अंदर ले जा रहे हो तो आप उसको घर से निकाल रहे हो, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा हमारा गलत है, वो यहां से भी डिकोड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, नेचुरल रिजर्व आर एरिया स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, डेफिनेटली एकदम ऑब्वियस स्टेटमेंट है, तो आंसर हो गया हमारा क्या, बी, ठीक है। तो कैसे हम जब डिस्कशन करते हैं डेली डिस्पैच का, जो डेली डिस्पैच आ रखा होता है उससे अलग जाके भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, दो वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला था कि हम हर डायमेंशन को कवर करेंगे अपने डेली डिस्पैच के अंदर, ताकि कहीं से भी आए क्वेश्चन हम आंसर कर ले, और वही आ भी गया, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमने देखा था शांति एक्ट। शांति एक्ट से रिलेटेड हमने एडिटोरियल डिस्कस करा था, एडिटोरियल से एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। देखो, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड एडिटोरियल आया था, याद होगा, हमने डिस्कस करा था। ये है हमारा कौन सी डेट का, ये है हमारा 6 अप्रैल 2026 का, ठीक है। अब इसी के अंदर एक लाइन है जो हमने डिस्कस भी करी थी, प्राइवेट कंपनीज कैन बिल्ड एंड रन न्यूक्लियर प्लांट, कि जो प्राइवेट कंपनीज है दे कैन बिल्ड देयर ओन न्यूक्लियर प्लांट और दे कैन रन देयर ओन न्यूक्लियर प्लांट, मतलब क्या कि बना भी सकते हैं, उसे चला भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कहाँ तक है, क्या वो प्लांट ऑपरेट कर सकते हैं? अरे अभी तो बोला कि वो क्या चला सकते हैं, दे कैन रन, रन मीन्स क्या, ऑपरेट करना, चलाना, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही है, तीसरा देखो, क्योंकि यहाँ पे पहला दूसरा हमें पता चल गया सही है, तीसरा देखो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स व्हाट, बिल्ट, तो यस, private sector can operate, sector can generate, sector can manufacture the plant, तो आंसर हो गया क्या इसका, ए, ठीक है। ऑब्वियस स्टेटमेंट है, इसका आंसर हो गया ए। समझ आ रहा होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सारा डिस्कशन। देखो, एक चीज मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ, और शायद आपसे भी बोली होगी, जो बच्चे हमारे डेली डिस्पैच वाले जो डेली देखते हैं, वन शॉट वाले जो बच्चे हैं, अभ्यास मंथन वाले जो बच्चे हैं, लेखन वाले बच्चे हैं, कि सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिसके पास आप गए हो, लेट से आप मेरे पास आ रहे हो सीखने के लिए, देन उस पर ट्रस्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप गए हो, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, एंड देन वो जो बता रहा है आप उसको कर रहे हो, दैट इज द मेन थिंग जो बच्चों को सक्सेसफुल बनाती है। बट अगर इसमें भी थोड़ी सी आंखें खुली रखनी होती है, क्योंकि मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि ब्लाइंड ट्रस्ट कभी किसी पे नहीं करना, ठीक है। तो हमेशा जज करते रहना, हमेशा जो है नापते रहना कि हाँ, जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं क्या वो ट्रस्ट वर्दी है भी या नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, ट्रस्ट करना, और वही डेली डिस्पैच को जो आपने ट्रस्ट करा है उसी का जो है हम फ्रूट यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलें, गेमिंग एक्ट 2025, ठीक है, अगस्त के अंदर आया था ये हमारा गेमिंग एक्ट 2025, और अगस्त के अंदर ही हमने एडिटोरियल डिस्कस करा था, ये वाला 28 अगस्त 2025 का, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। इस ऑनलाइन गेमिंग के डिस्कशन के अंदर वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग, ठीक है, वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो स्टेप्स लेगी, रिकॉग्नाइज करेगी स्पोर्ट्स सेक्टर को, एजेंसी को, अथॉरिटी को, ऑब्वियस स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट शेल फैसिलिटेट डेवलपमेंट एंड अवेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सोशल गेमिंग फॉर एजुकेशन रिक्रिएशन पर्पस,
तो ऐसा कौन सा एक्ट होगा जो इसको मना करेगा? ठीक है, ये एकदम मतलब दिखने में टफ लग रहा है, बट इट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि हाँ कोई एक्ट लेके आएंगे तो यही सारी चीजें हमें उसमें करनी होगी। ठीक है, वही आयुष सर का यहाँ पे जो मंत्र है वो भी काम आ गया, और हेमंत सर का जो हेमंत्र है वो भी काम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया क्या हमारा ए, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऑनलाइन मनी गेमिंग और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए था, जो हमारा यहाँ पे भी कहीं लिख रखा है ये सारी चीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब देखो, जब हमने ये डिस्कस करा था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाला देन मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा था, ये मेरे को याद है और आपको भी अब याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है, क्योंकि जब भी मैं डिस्कस करता हूँ मैं इलेबोरेट जरूर करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा था 16 अप्रैल 2026 को। ये जो हमारा डेली डिस्पैच है ये है 16 अप्रैल 2026, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, कि टोटल हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं, उनके अंदर एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड कौन से? अनएम्प्लॉयड जो काम ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड जो काम ढूंढ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड, तो दोनों को मिला दें तो ये क्या होगा हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ऑब्वियस स्टेटमेंट है, बट लेट सपोज करो कि यहाँ पे सिर्फ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स लिख रखा है, वो नहीं लिख रखा कितने पार्टिसिपेट करे, देन व्हाट सर? बहुत सही बात है। तो दूसरे पे आ जाओ, जब दूसरे पे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे बता रखा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड बाय द शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर। ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड वर्कर के बटे में डाल दो वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये है हमारा कौन सा? एम्प्लॉयड का रेशियो। ये है क्या हमारा? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। बट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में अनएम्प्लॉयड क्यों डालोगे? यहाँ पे तो एम्प्लॉयड डालना है ना। ये भी मैंने आपको बताया था कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे मेजर करते हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं और जितनी हमारी जनसंख्या है कामकाजी, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपकी जो है कितने काम कर रहे हैं उसका रेशियो निकल जाएगा। दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लिख दिया, एम्प्लॉयड होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, तो दूसरा यहाँ कट गया, दूसरा यहाँ कट गया, या तो सी होगा या एक होगा। लेकिन हमारा जो तीसरा है ये ऑब्वियसली स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ये भी हमने डिस्कस करा था। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे आ जाओ। ये देखो, ये बच्चा जो है इसको छोड़ के आ गया, और जबकि इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन था जिसकी हद नहीं है। और यूपीएससी के अंदर स्पेशली जो मैंने ऑब्जर्व करा है अपने एक्सपीरियंस से, अपने पढ़ाने के एक्सपीरियंस से, अपना काम करने के जो भी एक्सपीरियंस है मेरा वो, उसके साथ, और आपको बता दूं कि आई हैव लाइक वर्क फॉर द गवर्नमेंट अराउंड 8 ईयर मैंने काम करा है, सीएसएफ में, एफसीआई में, सीबीआई में, एंड आई करेंटली जो है मैं एडिटोरियल्स भी लिखता हूँ। द क्विंट के अंदर मेरा एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ था। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, और विद द यूपीएससी मैंने काफ़ी सारे बच्चों को जो है मेंटोर भी करा है। तो यूपीएससी जो एक चीज़ बहुत करता है, वो आपको चाहता है कि आप घबरा जाओ। सिविल सर्विसेज, चाहे वो सीएससी हो चाहे वो सीएपीएफ हो, वो चाहता है अच्छे से कि आप घबरा जाओ। ठीक है, आप घबरा जाओ, और जो क्वेश्चन है वो इजी हो तो भी उसको मत करके आओ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो देखने में काफी ज्यादा टिपिकल लग रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ऑफ फॉरेन बाय अ फॉरेन कंपनी, की जो फॉरेन कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसकी नजरिए से देखो। अब आप देखोगे तो आप खुद खुद घबरा जाओ कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको डिफाइन करना है, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। अब ये मैंने 10 बार डेली डिस्पैच के अंदर अलग अलग जगह, चाहे जेवर एयरपोर्ट बन रहा हो, चाहे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा हो, क्या कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैंने आपके साथ डिस्कस करा है कि खाली जमीन के ऊपर जो है आप प्लॉट बनाएंगे, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ये कौन सा वो है, ये है हमारी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब एकदम आप जड़ से ग्रीनरी लगा रहे हो वो सारी चीजें। बट लेट सपोज करो आपने ऑलरेडी गए वहां पे, ऑलरेडी मकान वकान सब बना हुआ है, वहां पे जाके आप कुछ स्टार्ट करो, इट इज अ ब्राउन फील्ड। ठीक है, सो न्यूक्लियर पावर के अंदर भी ये ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, एयरपोर्ट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर बहुत फेमस ये जो है टर्म है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर ग्रीन फील्ड साइट्स, या फिर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, या फिर ब्राउन फील्ड। समझ आ गया होगा, ग्रीन फील्ड जड़ से करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है वहां पे, खाली प्लॉट है। ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, वहां पे जाके रेंट वगैरह पे लेना है। तो यहाँ पे देखो ब्राउन फील्ड में कौन कौन सा आएगा? परचेज
ऑफ द ओनरशिप ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी पहले से है, उसमें ओनरशिप परचेज कर लो, तो ये तो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपको थोड़ा ना कुछ बनाना है, तो आपका पहला सही है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग अप अ न्यू कंपनी टू प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, एकदम न्यू कंपनी बनाओगे तो ये तो ग्रीन फील्ड में आ जाएगा, राइट, एकदम न्यू कंपनी बनाओगे ग्रीन फील्ड में आ जाएगा, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। एक्विजिशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, अब पब्लिक सेक्टर यूनिट ऑलरेडी बनी हुई है, हमें तो उसे वो करना है, कब्जा करना है उस पर, एक्विजिशन करना है, तो ये ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में आ गया। बिल्डिंग आ स्टोरेज, जहां पे बनाना वर्ड आ गया, जहां पे आ गया न्यू कंपनी बिल्डिंग, ये है ग्रीन फील्ड, तो हमारा आंसर हो गया ऑब्वियसली सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बच्चा फिर भी छोड़ के आ गया, क्यों, ऊपर देख के घबरा गया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड है, ये भी बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन था। देखो हमारी गवर्नमेंट इतने सारे एफर्ट कर रही है, तो बिजली जो प्रोडक्शन है वो कम तो होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा, चाहे गांव में हो चाहे वो हमारा शहर में हो, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह क्या क्या चीज़ें नहीं कर रही गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पहला पूछ रखा है 4 साल में जो है इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली यस इंक्रीज हुआ है। एवरेज जो है वो इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली यस इंक्रीज हुआ है। सी, ये भी हमने डिस्कस कर रखा था हमारे डेली डिस्पैच 6 अप्रैल के। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। उसके बाद वे एंड मीन एडवांसेस, वे एंड मीन एडवांसेस से क्वेश्चन आ रखा है, और ये जो वे एंड मीन एडवांसेस है हमने ये डिस्कस करा था 10 डेज चैलेंज में, 10 डेज चैलेंज के क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। 10 डेज चैलेंज में भी जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसका भी 49 नंबर क्वेश्चन था डे 10 का। तो ये इसके अंदर हमने वी एंड मीन एडवांसेस से एक क्वेश्चन पूछ रखा था, ये हमारा क्वेश्चन था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब पहली स्टेटमेंट देख लो, पहली स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे ये कह रहा है लॉन्ग टर्म लोन्स और यहाँ पे हम कह रहे हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ठीक है। अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बताता है कि हमारी जो तीसरी स्टेटमेंट है इट इज अ करेक्ट, तीसरी स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब तीसरी करेक्ट है तो मतलब इसकी पहली रॉन्ग है, पहली रॉन्ग होगी तो हमारा आंसर आ गया सी, ठीक है। वे एंड मीन एडवांसेस बेसिकली जो है शॉर्ट टर्म लोन हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये हो गया, इसको अब अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये वाला, ये हमारा सेक्शनल टेक्स्ट से आ रखा है, सेक्शनल टेक्स्ट का इकोनॉमिक्स का 102 नंबर क्वेश्चन, जो हमारे अभ्यास मंथन टेस्ट सीरीज से, इसी टेस्ट सीरीज से, और इसी टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन था हमारा टेस्ट सीरीज का, और ये क्वेश्चन है सीएपीएफ 2026 के पेपर का। अब ये देखो करंट अफेयर का नहीं है, ये है हमारा काफी साल पहले का, मतलब एक साल पहले का ही मान लो, 2023-24 का डेटा है, और यही 2023-24 का हमने दिया है। तो हमने भी जो है टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैटर्न चल रहा है उसको डिकोड करके एज इट इज पैटर्न बनाने की कोशिश करी थी 2026 के अंदर, क्योंकि हमारे खुद के आयुष सर बोलते हैं कि जो हमारे, क्योंकि हम अपने आप को लर्निंग सेंटर नहीं बोलते, हम कहते हैं हम अपने आप को कोचिंग सेंटर नहीं बोलते हैं, वी आर लर्निंग सेंटर, वी आर बिल्डिंग द फाउंडेशन। तो वी ट्राइड कि आपको एज इट इज जो है यूपीएससी टाइप का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, तो वही आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमने भी सोचा थोड़ा सा पीछे से लेके आते हैं, बच्चा थोड़ा सा जो है उसको कर नहीं पाएगा, तो यूपीएससी भी सेम वैसे ही सोचता है। तो वो भी जो है यही टॉपिक लेके आ गया, हमने भी जो है यही टॉपिक डिस्कस करा था हमारे सेक्शनल टेक्स्ट अभ्यास मंथन के अंदर। तो सिमिलरली हमारे ऑप्शन डेफिनेटली मैच नहीं करेंगे, इसका आंसर है हमारा बी। तो ये भी हमने जो है कवर कर रखा था हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर, वो भी कभी पब्लिश होगा तो आपको बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन से हैं। ये चीज़ भी हमने जो है अपने अभ्यास मंथन टेस्ट सीरीज के अंदर कवर कर रखी थी। एक कवर कर रखा था डे 8 के 10 डेज चैलेंज के क्वेश्चन 16 के अंदर, एक फुल लेंथ टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्योंकि अगर एक ही के अंदर सेम क्वेश्चन बना देंगे तो यूपीएससी रह ही क्या जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हमने कवर कर रखा था। अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर है हमारा क्या, सी। अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर है हमारा सी। आगे चलें, ये वाला पीएलआई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये हमने कवर कर रखा था अपने मल्टी सेक्शनल वही अभ्यास मंथन टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 मल्टी सेक्शनल टेस्ट 1 इसके अंदर, ठीक है। तो इसी का पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या था, वो था कि ये स्ट्रिक्ट ये लोकस स्टैंडी, मतलब क्या कि जैसे लेट से मेरा ही केस है तो मुझे ही भरना पड़ेगा, बट ये जो पीएलआई है इसी ने इसी को तो डाइल्यूट करा है लोकस स्टैंडी को, ठीक है। तो ये एक गलत हो गया, एक गलत हो गया, तो हम यहाँ तक पहुंच गए, तीसरा हमारा सही है, दूसरा देखना है बस, ठीक है। दूसरा है कि जज को लेटर लिखोगे तो भी पीएलआई होगा,
और ये मैंने पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर रखा है अपने डेली डिस्कशन के अंदर कि PLI जो है हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू दिस, हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, बी। फिर नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है हमारा ये वाला। ये देखो ये कितना टफ क्वेश्चन है, और ये आप पूरी लक्ष्मीकांत को पढ़ लो, उसके बाद भी जो है इसका इसका इस क्वेश्चन को हिलाना जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अवर ये 10 डेज चैलेंज के अंदर, जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, जो लास्ट में हमने चलाई थी सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 था इसका। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन था जो हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर था। और अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इसको मैच पर इसको पढ़ोगे तो सारा इसका आंसर हो जाएगा, और वही सारे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, फेडरल सिस्टम वाला। ठीक है, फेडरल सिस्टम वाला। अब देखो ये पूरा पढ़ोगे तो बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि सर इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें CAPF में, बहुत टफ पेपर था सर, यस। बट जब भी आप ऑप्शन को देखोगे, पहले ऑप्शन देख लिया करो, मैं तो बोलूं कि देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तीसरा देख लेते हैं पहले। अगर तीसरा गलत होगा तो हमारा ऑप्शन दूसरा है। तीसरा देखोगे तो आपको यहाँ पे बोल रखा है जो रेसिड्यूरी पावर है हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, लेकिन ये तो हमने कहाँ से लिए, कनाडा से लिए। तीसरा हमारा गलत हो गया, हमारा आंसर हो गया बी, सिंपल एकदम। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर भी रखना है, थोड़ा ऑप्शन को देख के भी हम खेल सकते हैं। ठीक है, और वही हमने यहाँ पे करा है। नेक्स्ट चले, ये वाला भी काफी टफ क्वेश्चन था। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस अवर 10 डेज चैलेंज के डे 5 में। 73 नंबर क्वेश्चन था ये वाला, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है आपके CAPF 2026 के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर है हमारा ए। कोई जो फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सॉलिडारिटी राइट थर्ड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन राइट है ये वाला, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स, ये फर्स्ट जनरेशन है। थर्ड जनरेशन वो है सॉलिडारिटी, हमने इसे भी कवर कर लिया था। नेक्स्ट चलें, ये थोड़ा इजी वन है बट इसको भी हमने कवर कर लिया था। स्टेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि जो चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज में हम देते रहते हैं, चीज़ों को अपडेटेड रहती है, इट मीन्स। तो यही चीज़ यहाँ पे है। बबल मंदव के बारे में पूछ रखा था, नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में पूछ रखा है, इसके बारे में। ठीक है, ये नीचे लग गया गलती से। स्टेट ऑफ हॉर्मूज ये डेट वेट का हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन एक्यूरेट रहते हैं। ठीक है, सी आ गया हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। फिर चलिए नेक्स्ट, इसको भी हमने कवर कर लिया था, टांडी मार्च वाला। इसमें बेसिकली इजी क्वेश्चन ही है, यहाँ पे पूछ रखा है अर्लीस्ट वन कौन था। ठीक है, तो डांडी मार्च तो कहीं ना कहीं बहुत बाद में जाके हुई थी, चौरा चौरी से पहले तो बहुत सारी चीजें हो गई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल और सत्याग्रह में कंफ्यूजन थे, तो चंपारण सत्याग्रह भी यहाँ पे कवर कर रखा था 1917 में, तो बंगाल हुआ था 1905 में। आगे चलो, वी हैव कवर्ड दिस। ठीक है, उसके बाद ये बॉर्डर से रिलेटेड पूछ रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा डे 8 के क्वेश्चन नंबर 117 में, जिसके अंदर यही एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ रखा था, और फिर इसका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर रखा था। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, और चारों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, बच्चे का क्वेश्चन गलत है। आगे चलो, उसके बाद हमने ये क्लाउड वाला देखा था एक, ये अब आया है जो हमारे CAPF 2026 के अंदर। सो सेम जो है हमने यहाँ पे पूछ रखा था, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्लाउड वाला था हमारा। क्लाउड वाला है हमारे मंथन, अभ्यास मंथन से आया है। फुल लेंथ टेस्ट का 5वां लिख भी रखा है, हाँ, फुल लेंथ टेस्ट का 5वां क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, जो अभ्यास मंथन वाले बच्चे होंगे दे कैन चेक देमसेल्फ कि अभ्यास मंथन से कितने सारे जो हैं हमारे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके CAPF एग्जाम के अंदर। किसी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आना इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड वो भी हो गई है थैंक्स टू यू गाइज, थैंक्स टू यू माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये सीरस के बारे में पूछ रखा है। क्लाउड का टाइप है, कंपोजिशन कैसे होता है, क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल होता है। पहला ही स्टेटमेंट वही दे रखा है। ठीक है, आइस क्रिस्टल वाला, रेदर देन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अगर दोनों होता तो ये निम्बस, निम्बो स्ट्रेटस होता, बट यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ए। आगे चलें, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, अब पढ़ते रहना इसको। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग से आ रखा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वी हैव डिस्कस दिस इन अवर डे 5 के क्वेश्चन नंबर 45 में, और इसके अकॉर्डिंग आंसर है इसका बी। पहला और दूसरा, वो DNA को दो स्ट्रैंड को अलग अलग नहीं कर देता जीन एडिटिंग में। ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ है, बच्चों ने पढ़ी होगी साइंस तो पता होगा,
बट थोड़ा बहुत बेसिक साइंस का जो आप 9th 10th के एनसीईआरटी से पढ़ के भी इसको पता लगा सकते हो, बट हमने टेस्ट सीरीज में कवर करा था, आंसर है इसका बी। ठीक है, आगे चलें। यूट्रिफिकेशन, इसको तो डेली डिस्पैच में 10 बार डिस्कस कर रखा है हमने, टेस्ट सीरीज में भी दे रखा था। डे 2 की टेस्ट सीरीज क्वेश्चन नंबर 51, आंसर उसका बी था, लेकिन यहाँ का आंसर, अच्छा यहाँ का आंसर भी बी है, लो आंसर भी सेम है। बेसिकली यहाँ पे फर्टिलाइजर, आपको पता है ना यूट्रिफिकेशन क्या होता है, गांव वगैरह में यही चीज एग्जांपल से मैं बताता हूँ। गांव वगैरह में तालाब देखते हो ना, उसमें काई काई जमी रहती है, बोलते हो बहुत ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है, उसे कहते हैं यूट्रिफिकेशन। होता क्या है, उस पानी के अंदर जो है नाले का पानी मिला देते हैं, गाँव में ऐसे ही करते हैं ना, तो तालाब में ही जो है पूरे गाँव का पानी नाले का वहां जा रहा है, झोड़ जिसे कहते हैं, झोड़ में भी यूट्रिफिकेशन होने लग गया। अब उसमें जो है जो कंटेंट है वो रिच होता जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे अलगाई ब्लूम वगैरह होता है, और फिर जो है उसके ऊपर काई जम जाती है, और वो जो लेक है वो डेड हो जाती है। ठीक है, तो डेड लेक का फिनोमेना यूट्रिफिकेशन से चालू होता है। सो यही चीज़ यहाँ पे पूछ रखी है कि कोल्ड और क्लियर वाटर होता है, भाई क्लियर वाटर होता तो यूट्रिफिकेशन क्यों होता? पहला स्टेटमेंट गलत है। और क्यों होता है? न्यूट्रिएंट रिच की वजह से। हाँ, नाली के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी वजह से होता है, पी मत लेना, लेकिन आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ आ गया यूट्रिफिकेशन। आगे चलो, उसके बाद ये ग्रेट सर्कल वाला, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। ग्रेट सर्कल वाला कहीं मिल जाए तो बता देना, वैसे है तो ये हमारा जीसी ल्योंग के अंदर एनसीईआरटी में भी है। ग्रेट सर्कल वाला हमने अभ्यास मंथन के अंदर हमारे सेक्शनल टेस्ट क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर कवर कर रखा था। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया सी, बोथ 1 एंड 2। ग्रेट सर्कल बेसिकली वो सेंटर से डिवाइड करने वाला, वो सेंटर से डिवाइड नहीं होता तो साइड से डिवाइड, स्मॉल वो सर्कल हो जाता है। समझाऊंगा किसी दिन, अभी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद वीडियो बनाऊंगा, उस पर थोड़ा तसल्ली से समझाऊंगा, काफ़ी लंबी होगी, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने कवर कर रखा था डे 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 72। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर है हमारा डी। इसी के अंदर एक स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है। अब ये कह रहा है नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे बता रखा है एनारोबिक एनवायरमेंट, एनारोबिक एनवायरमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय नाइट्रोजीनियस एंजाइम। और इसी के बारे में यहाँ पे पूछ के ये बोल रहा है कि ये सही है। अब ये तो सही नहीं है, तो एरोबिक है, हमने देखा एनारोबिक सही है, तो हमारा गलत कौन सा है? हमारा गलत यही है, डी। ठीक है, तो ऐसे आंसर तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद ये वाला ओजोन होल की बात कर रखी है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इज अवर अभ्यास मंथन। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके मल्टी सेक्शनल थर्ड टेस्ट के अंदर ये कवर था। इसका आंसर सी है, अंटार्कटिक रीजन। बच्चा लगा के आ गया आर्कटिक रीजन। ठीक है, ये यहाँ पे कवर कर रखा है, मोस्ट सीवियर जो है वो यहाँ पे है अंटार्कटिका में। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट दे रखा है, पूछ रखा है कौन सा इफेक्ट है, तो ये है हमारा बोर इफेक्ट। ठीक है, ये भी हमने कवर कर रखा है इसके अंदर, डे 1 क्वेश्चन नंबर 75 10 डेज के अंदर सेक्शन। इसका आंसर हो गया सी। आगे चलें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जाइलम, ठीक है, जाइलम फोलम के बारे में स्टेटमेंट है, प्लांट से रिलेटेड है, इसको हमने कवर कर रखा था फुल लेंथ टेस्ट 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर है ये 4, और मल्टी सेक्शनल के अंदर, क्योंकि दो जगह से इसका आंसर किया जा सकता है, दो जगह के दो हमारी जो टेस्ट सीरीज के दो क्वेश्चन थे, उनको अगर कंबाइनली पढ़ो तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक मल्टी सेक्शनल हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, और हमारा फुल लेंथ का 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको पढ़ के इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर है बी, क्योंकि फोलम और जाइलम एक जैसे स्ट्रक्चर में नहीं होते, एक डेड होता है और एक लिविंग होता है। फोलम इज अ लिविंग टिश्यू, जाइलम इज अ डेड वाला, तभी तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। दूसरा दोबारा प्लांट से रिलेटेड है, प्रमोट स्टोमेटल क्लोजर। ये ड्रॉट वगैरह आ जाते हैं ना, तो वो जो अपना वो क्लोज कर लेता है उसको बचाने के लिए, वो क्या चीज़ है वही पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स प्रमोट। ये भी हमने कवर कर रखा है, ये है ये वाला, ये है एब्सिसिक एसिड, ABA। ABA स्टैंड फॉर एब्सिसिक एसिड, जो ये स्टोमेटल क्लोजर वगैरह सारी चीज़ करता है। तो आंसर हो गया इसका क्या? डी, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, ये नंबर 8 के अंदर। उसके अंदर आगे आ जाओ, ये ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल्स, ये भी हमने कवर कर रखा था हमारे मंथन की फुल लेंथ टेस्ट की, फुल लेंथ टेस्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। फुल लेंथ टेस्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इसे कवर कर रखा था। तो इसी के अंदर ये सारी चीज़ बता रखी है।
अभी क्वेश्चन नंबर 4 था या 19 था, मेरे को लग रहा है 19 था, क्योंकि यहाँ 19 लिखा हुआ है, 19 हो सकता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यही बता रही है और इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया डी, क्योंकि इसको है ना उल्टा सीधा कर रखा है। देखो, कैटेन नंबर इज यूज्ड फॉर गैसोलीन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो डीजल ने बता रहा है, और ऑक्टेन को पेट्रोल के लिए बता रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है ऑक्टेन नंबर इज यूज फॉर डीजल, नहीं भाई, ऑक्टेन इज यूज फॉर पेट्रोल, सीटेन इज यूज फॉर डीजल, तो ये हो गया गलत। वैसे सिमिलरली यहाँ पे ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेक्साडेकेन इज 100, नहीं ये गलत है, ये ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज 100, तो इसी को उल्टा पुल्टा कर रखा है, इसी को भी उल्टा पुल्टा कर रखा है, तो आंसर हो गया यहाँ पे डी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अमर अभ्यास मंथन टेस्ट सीरीज के अंदर, फुल लेंथ टेस्ट 3rd के अंदर। उसके बाद सोनार से रिलेटेड था, ये भी हमने कवर कर रखा था हमारे सेक्शनल टेस्ट साइंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक का सोनार ये हो गया तो बच्चे का सही है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी वी हैव कवर्ड हमारे अभ्यास मंथन के फुल लेंथ टेस्ट 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 77, जिसके अंदर ये दोनों स्टेटमेंट और प्लस एक ये वाला, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा आंसर है क्या, सी, ठीक है। ये बच्चे ने फर्मवेयर को सोच के कि रोम में नहीं सेव होता होगा, बट वी हैव ऑलरेडी कवर दिस कि रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल, मीनिंग डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन विदाउट पावर, इट स्टोर फर्मवेयर लाइक बायोएस। अब यही चीज यहाँ पे पूछ रखी है, बोल रखी है, तो ये तो सही है एकदम, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा सी, दोनों को अगर पढ़े तो ऊपर दोनों यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने कवर कर रखा है डे 1 10 डेज चैलेंज के क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर। मॉडम की फुल फॉर्म ही होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है उसका आंसर है हमारा डी, ठीक है। ये हमने भी कवर कर रखा था इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें कवर कर रखी है, राउटर भी, स्विच भी और रिपीटर भी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ थी। 43 क्वेश्चन फ्रॉम अ सिंगल थिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग itself। तो थैंक यू अगेन माय डियर स्टूडेंट कि आप सभी बच्चों ने जो प्यार दिया उसी का रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी 2 प्रोग्राम हैं, अब स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है 2027 की, देन यू कैन चूज़ दिस। बेस्ट क्वालिटी रखने की कोशिश करेंगे एज पर 2026 जैसा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही, एंड देखते हैं व्हाट विल हैपन। बाकी सारी चीज़ तो भगवान के हाथ में है। तो यही सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे इसके डिटेल्ड जो हमारा हुआ है 2026 का पेपर, CAPF का पेपर 1 की डिटेल एनालिसिस की, अब हमें जो है अपनी डायरेक्शन किस तरह से जो है तय करनी है, तो उसको जल्दी लेके आते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।